नमस्ते। आप सबों का हमारी चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में आर्टिकल 20 को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। वैसे तो इसमें काफ़ी जार्गन्स हैं, लेकिन उस जार्गन्स को हम लोग आज ब्रेक डाउन करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। क्लास की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 21 में तीन बातें वैसे तो मुख्यतः हैं, जिसमें इसका महत्व अगर देखना चाहें, आर्टिकल 20 का अगर इम्पोर्टेंस आप समझें तो बेसिकली ये हमारे इंडिविजुअल राइट्स, नॉट ऑफ नॉर्मल पर्सन बट ऑल्सो एन अक्यूज्ड पर्सन, जो किसी अपराध में जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जिसके अपराध में नाम आया है, उस अक्यूज्ड पर्सन के भी कुछ राइट्स हैं जो आर्टिकल 20 में इंक्लूड किए गए हैं। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। ये फेयर ट्रायल को अपहोल्ड करता है, जस्टिस को अपहोल्ड करता है, और हमारे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमें फेयर जस्टिस मिले। इसमें चार बातें मुख्यतः हैं जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो जार्गन्स हैं: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड दिस एंश्योर्स यू गेट अ फेयर ट्रायल। एक एक करके हम लोग एक एक जो टर्म है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको हम लोग समझते हैं। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, इसमें आपको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात कही गई है। आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1, इसका मतलब होता है, सिंपल में अगर आप मीनिंग देखें, कि यू कैनॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन यू डिड इट। यानी ये टाइम लाइन की बात करता है कि आप जिस टाइम में कोई अपराध किए हैं, क्राइम किए हैं, उस टाइम जिस लॉ का आपने वायलेशन किया है, उसी लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। यानी फ्यूचर लेजिस्लेशन के द्वारा अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है, उसमें अपराध को मानकर या फिर उसकी सज़ा में बदलाव किया जाता है, वो आप पे लागू नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि बाद में सरकार क्या करती है कि पनिशमेंट को, जो 3 साल का था, उसको 7 साल कर देगी, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर आपने जिस क्राइम को जिस समय में किया है, उस टाइम पे जिस लॉ का आपने वायलेशन किया है, उसी के अनुरूप आपको सजा दी जाएगी। यानी फ्यूचर लेजिस्लेशन से, फ्यूचर चेंज इन लेजिस्लेशन से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है एक्स पोस्ट फैक्टो, एग्जाम्पल से काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने एक ऐसे रैंडम एग्जाम्पल है कि सपोज इन 2025 द गवर्नमेंट पासेस अ लॉ सेइंग यूजिंग वीपीएन इज इलीगल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज इलीगल। लेकिन आप हम सब मान लीजिए पिछले साल 2024 तक, या जिस दिन तक लॉ पास हुआ है उसके एक दिन पहले तक हमने वीपीएन का इस्तेमाल किया है, तो क्या हमें सजा हो जाएगी? तो गवर्नमेंट कैन नॉट पनिश यू फॉर यूजिंग इट इन 2024 और 2023। क्रिमिनल ऑफेंसेस जो भी होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी फ्यूचर के लिए लागू होंगे। आज जो कानून बना है, आज के बाद अगर आप उल्लंघन करेंगे तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। जो आपके पास्ट एक्शंस हैं, पास्ट में आपने वो क्राइम किया होगा, उस तरह का एक्टिविटी किया होगा जो क्राइम नहीं था, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, यू विल नॉट बी पनिश्ड। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो इसमें क्वांटम की हम बात कर रहे हैं, कि सपोज कोई व्यक्ति 2020 में एक क्राइम करता है और उसको 7 साल की सज़ा होती है, उसका ट्रायल होता है, फेयर ट्रायल होता है, और कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट करने के बाद अपराधी मानते हुए उसको 7 साल की सज़ा दी जाती है। वो जेल में जो जेल में चला गया, 2020 में ट्रायल हुआ, उसमें उसको सज़ा दे दी गई, 2020 में वो जेल चला गया। अब 2023 में मान लीजिए सरकार कानून बना के उसी क्राइम के लिए और हार्श पनिशमेंट ला देती है, और 10 साल के इम्प्रिजनमेंट की बात करती है कि 10 साल की आपको सजा होगी। तो क्या जो मिस्टर एक्स जो 2020 में उस अपराध को किए थे, उनकी सजा 10 साल होगी? तो ये आपको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, 2020 में 7 साल का ही प्रावधान था, तो मिस्टर एक्स विल रिमेन, उसका पनिशमेंट विल रिमेन फॉर 7 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट 10 ईयर्स। लेकिन एक आपको नोट करना पड़ेगा कि यदि गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर देती है उसी अपराध के लिए, उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट को रिड्यूस करके, 7 साल को रिड्यूस करके अगर 3 ईयर्स कर देती है, तो उस व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 2023 में लॉ बना के अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि उसी अपराध के लिए सज़ा जो है अब 3 साल की होगी, तो व्यक्ति 2023 में पूरी तरह से आज़ाद हो सकता है, वो फ्री हो सकता है, वो अप्लाई करेगा और आज़ाद हो जाएगा। यानी
20(1) जो है 21 जो है प्रोटेक्ट करता है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, हार्शर पनिशमेंट नहीं हो सकता, लेकिन रिड्यूस करने से नहीं रोकता है। ये अगर बेनिफिट है तो उसको पास ऑन होगा, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं है, अगर उसको उसको लॉस हो रहा है तो वो उसको पास ऑन नहीं होगा। ये 21 आपको प्रोटेक्ट करता है। अब डबल जेपार्डी पे आते हैं। डबल जेपार्डी का क्या मतलब है उसको हम लोग समझते हैं। सिंपल मीनिंग की बात करें तो अ पर्सन अक्विटेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रायल चलाया गया, उसको पता चला कि वो अपराधी नहीं है, कोर्ट में ट्रायल हुआ, फिर उसके ऊपर दोबारा उसी अपराध के लिए दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती है। यू कैनॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस आफ्टर यू हैव बीन कन्विक्टेड और एक्विटेड वंस। एक बार आप या तो कन्विक्ट हो गए या फिर छूट गए, आपको बरी कर दिया गया, तो दोबारा फिर से आपको उसी ऑफेंस के लिए दोबारा सजा आपको नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए, यू आर ट्राइड फॉर थेफ्ट एंड फाउंड नॉट गिल्टी, यानी अपराधी आप नहीं है। A police cannot again file another case for the same theft even with the new evidence. ये आपको प्रोटेक्ट करता है डबल जेपार्डी से। लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट नोट करना पड़ेगा, यदि मान लीजिए कि कोई सपोज गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको सस्पेंड कर देगा। और साथ ही साथ तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुई, पता चला कि हाँ उसने कोई अपराध किया है, डिपार्टमेंट से उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसका पेंशन रोक दिया गया, उसका सैलरी भी आधा कर दिया गया। जो डिपार्टमेंटल होता है वो प्रोसीडिंग के थ्रू आपको जो हो सकता है, आपको सस्पेंड करने की बात है तो सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ आपके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो इसको हम डबल जेपार्डी नहीं मानेंगे। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कोर्ट में ट्रायल दोनों अलग अलग है, यानी जो प्रोटेक्शन मिलता है आपको जुडिशियल जो ट्रायल है उससे प्रोटेक्शन मिलता है, ना कि डिपार्टमेंटल या एग्जीक्यूटिव एक्शन है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वैसे तो ये रियल लाइफ की घटना है। कोई व्यक्ति है, वो सोने का स्मगलिंग करता है, गोल्ड स्मगलिंग करके इंडिया के टेरिटरी में एंटर करता है, और वहाँ पे एक डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि आपके पास कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपने ड्यूटीज़, स्टाम्प ड्यूटी नहीं पे की है, कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे की है। उसमें वो डिक्लेयर करके झूठ बोल देता है कि उसके पास सोना नहीं है। वो एंटर कर जाता है इंडिया में। उसके बाद उसके पास मान लीजिए कि सैकड़ों किलो केजी सोना बरामद होता है और कस्टम से सोना सीज कर लेती है। अब उसने एक तो अपराध किया कि बिना कस्टम पे किए हुए 100 केजी का सोना स्मगलिंग किया इंडिया में, ये अपराध है, उसका सोना छीन लिया गया, ऑलरेडी उसको पनिशमेंट मिल गया, उसका सोना छीन लिया गया। लेकिन उसने जो डिक्लेरेशन किया था कि मेरे पास नहीं है, तो उसने फ्रॉड डिक्लेरेशन किया। अब उसके ऊपर कानून के तहत बाय लॉ कोर्ट में भी ट्रायल चलेगा, तो वो ये नहीं कह सकता है कि उसको ऑलरेडी कस्टम ने पनिश कर दिया है, उसके सोने को सीज कर लिया है। कस्टम का जो एक्शन था दैट इज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन, जुडिशियरी कोर्ट में उसका ट्रायल नहीं हुआ था, कोर्ट ने उसको पनिशमेंट नहीं दिया था। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉ है उसका आपने वायलेशन किया है, तो उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको सजा दी जाएगी। तो इसको हम ये नहीं मानेंगे कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग प्लस कोर्ट ट्रायल दोनों हो सकता है किसी व्यक्ति पे, उसको हम डबल जेपार्डी नहीं मानते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी राइट टू रिमेन साइलेंट, जो मैंने कल की क्लास में आपसे बात किया था, आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीक के साथ साथ राइट टू रिमेन साइलेंट भी आपका फंडामेंटल राइट है। विच मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रही है पुलिस, तो आप जवाब दें या ना दें, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। राइट टू रिमेन साइलेंट इज योर फंडामेंटल राइट। चूजिंग नॉट टू आंसर, आप चूज कर सकते हैं कि हमें आंसर नहीं करना है, तो ये आपको कस्टोडियल टॉर्चर से बचाता है। बाय फोर्स आपके साथ, आपसे जबरन आपसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती है बिना आपके परमिशन के। तो राइट टू रिमेन साइलेंट इज अ फंडामेंटल राइट विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एज वेल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसको हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यू कैनॉट बी फोर्स टू कन्फेस और गिव एविडेंस अगेंस्ट योर सेल्फ। एग्जाम्पल जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि पुलिस कैनॉट फोर्स यू टू से येस आई स्टोल द मनी, मैंने ही पैसा चुराया है। ये पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है, यानी यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जिस चीज़ को अलाउ करती है कि आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, आपका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, आपका हैंडराइटिंग सैंपल्स लिया जा सकता है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन जो है 23 के अंतर्गत ये भी प्रोटेक्शन देता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स को भी कलेक्ट नहीं किया जा सके, या गिविंग ब्लड सैंपल ये भी आपको अलाउड नहीं है। ये सारे अलाउड हैं, ये तीनों जो है अलाउड है। अब देखेंगे हम कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉलीग्राफी टेस्ट है या नार्को टेस्ट है उसके बारे में हम देखते हैं, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। क्या वो अलाउड है, नहीं अलाउड है, अलाउड है तो किस सरकमस्टांसेस में अलाउड है। 23 के अंतर्गत राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ही अगर देखेंगे हम लोग तो दो तीन बातें आती हैं कि नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। नार्को एनालिसिस, इसमें क्या अलाउड है? अलाउड ओनली इफ द पर्सन वॉलंटरीली अग्रीज, रिटन कंसेंट अगर वो देता है, उसकी सहमति के बिना आप किसी व्यक्ति से का नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। और मस्ट बी कंडक्टेड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड द कोर्ट परमिशन, कोर्ट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, रिटन में कंसेंट उस व्यक्ति से लेना पड़ेगा। और क्या इसमें वायलेशन होता है? इसमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन 223 का तो वायलेशन होता ही है। नॉट अलाउड इफ फोर्स्ड, यानी अगर वो कंसेंट नहीं देता है तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी। नार्को एनालिसिस, नार्को टेस्ट में आपकी प्राइवेसी के खिलाफ है, तो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21, इसलिए आपसे बाय फोर्स नार्को टेस्ट आपका नहीं किया जा सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट अलाउड है, फिर से इसमें आपको कंसेंट चाहिए। कब अलाउड नहीं है? इफ फोर्स्ड, बिकॉज इट टेस्ट tries to extract mental responses and violates privacy under article 20 and article 23. तो violates 20 privacy article 21, क्योंकि आप अपने अंदर की बातें को छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, आपकी प्राइवेसी है, तो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। और साथ ही कि आप अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकते हैं 23, तो 21 और 20 सब क्लॉज 3 आपको प्रोटेक्ट करता है, आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सेम थिंग ब्रेन मैपिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके ब्रेन में भेजे जाते हैं और ब्रेन में आपके क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश की जाती है। उसको उस टाइम आप हो सकता है कि आप सच बोल जाएं जो आपके दिमाग में है, जो छुपाना चाहते हैं। तो इसमें भी सिमिलरली कि आपके कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्स किया जाए तो इट रिवील्स पर्सनल इंटरनल थॉट्स, तो आप अपने इंटरनल थॉट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं, पुलिस के पास नहीं लाना चाहते हैं, तो दिस विल वायलेट योर मेंटल प्रिवेसी। कई सारे जैसे आप जो नार्को टेस्ट है उसमें एक सीरम दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, इनेब्रिएटेड कंडीशन में आप चले जाते हैं, जिसको जैसे जिन व्यक्तियों को सर्जरी होती है जिसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसी टाइप का कुछ सीरम है जो सोडियम बेंथोएट करके एक कंपाउंड है जो आपका सीरम दिया जाता है। और उस सीरम के बाद आप इनेब्रिएटेड कंडीशन में हो जाते हैं और उस टाइम पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो जो आपके इंटरनल चीज़ें हैं उस टाइम ऐसा होता है कि आप सच बोलेंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, रिटन उस व्यक्ति से कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी आप उस पर कर सकते हैं। और ये तब भी आपको जान लेना पड़ेगा कि इसके द्वारा जो कलेक्ट किया गया जो एविडेंस है दैट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस इन कोर्ट, उसको आप पुलिस के पास दिया गया बयान ही होगा वो, और वो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, टू लिंकिंग द डॉट्स, टू कनेक्ट द डॉट्स, उसके लिए पुलिस उसका यूज़ कर सकती है। टू फाइंड एविडेंस, टू कनेक्ट डिफरेंट एपिसोड्स जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब टेस्ट करके आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। पुलिस को हेल्प हो सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने में और चार्जशीट फाइल करने में। तो आज इतना ही है। आज की क्लास में हम लोग ये तीन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।